हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवराज आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीटी 365 एनवायरनमेंट की, और ये हम करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो देखो, क्वेश्चन से करने का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे क्या है, थोड़ा रिटेंशन ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी सारे इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि जनरली जब हम वैसे पढ़ते हैं ना पीटी 365 को, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कई बार हमारा दिमाग स्किप कर देता है। क्वेश्चंस के थ्रू क्या होता है, जब हर एक चीज़ का क्वेश्चन बनेगा तो उससे फिर ये है कि उसका रिटेंशन ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो देखो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे इसमें काम करने का। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला है वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। इसमें एक रेड लिस्ट आई है थ्रेटन स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग, उसके कुछ क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज़? तो रेड लिस्ट क्या होती है? ये एक असेसमेंट होता है बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। क्या है ये? असेसमेंट है, जो जिसमें क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है किसके रिगार्डिंग? एनिमल, प्लांट एंड फंगस स्पीसीज़। ये हो सकता है कि आपको पता हो एनिमल और प्लांट्स के बारे में, लेकिन फंगस स्पीसीज़ भी इंक्लूड होती हैं रेड लिस्ट में, विच आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। अब ये क्लासीफाई करती है 9 कैटेगरीज को बेस्ड ऑन देयर रिस्क लेवल। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है, मेंटेन करता है रेड लिस्ट को? IUCN। और ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इसमें कुछ स्टेटस चेंज किए हैं कुछ स्पीसीज़ का, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में है। अच्छा, हाउ मैनी कैटेगरीज डज द IUCN रेड लिस्ट है? 9 कैटेगरीज। नेक्स्ट है, विच स्पीसीज़ कंजर्वेशन स्टेटस चेंज इन द लेटेस्ट IUCN रेड लिस्ट अपडेट। तो कौन कौन सी स्पीसीज़ का चेंज हुआ है? ला गोमेरा, कोपिया पोआ कैक्टी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि इतने 82% ऑफ स्पीसीज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, ठीक है। ऐसे इसमें एक चीज़ और देखनी है। देखो, मोस्टली जितने भी हैं ना, सबका जो न्यू स्टेटस बना है, जो चेंज हुआ है, वो सारी इंडेंजर्ड हो गई है अब, ठीक है। इंडेंजर्ड, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, वो है ग्रेन कैनेरिया जाइंट लिजर्ड, जिसका स्टेटस चेंज हुआ है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो, इनको कैसे याद करेंगे? जो ला गोमेरा जाइंट लिजर्ड है, इसको कैसे याद रख सकते हैं? गोमेरा में गुम होना, मतलब जैसे होता है ना, गुम हो गया, ठीक है। तो गुम होना मतलब पहले गुम होने वाली थी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड थी, तो पहले तो गुम होने वाली थी लेकिन फिर भी वो बच गई हैं, उनका स्टेटस चेंज हो गया है एंडेंजर्ड में, ठीक है। और ऐसे ही ग्रेन कैनेरिया जाइंट लिजर्ड, देखो है वैसे लिजर्ड ही, जाइंट लिजर्ड, लेकिन इसमें जो है सी आया है, सी, ठीक है। इससे आप याद रख सकते हैं, जिसमें सी आया है ना, जिस उसमें लिजर्ड में, उसका स्टेटस चेंज होके हुआ है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सी से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ग्रेन कैनेरिया स्किंक, ये यहाँ पे स्किंक है, बाकी जितनी भी वो हैं सबका स्टेटस चेंज होके हुआ है इंडेंजर्ड, ठीक है। तो ग्रेन कैनेरिया स्किंक का इंडेंजर्ड। इबीजा वॉल लिजर्ड भी क्या हुई है? इंडेंजर्ड। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक वॉल इमेजिन करिए आप, और वॉल पे बहुत सारी लिजर्ड इकट्ठा हो रही है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड फील कर रही हैं। तो जब एक वॉल पे बहुत ज़्यादा लिजर्ड्स हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं ना थोड़ा सा कि हाँ, एक बहुत ही बिजी वॉल है, बिजी। तो इबीजा से बिजी वॉल, इबीजा वॉल लिजर्ड, ठीक है। तो ये क्या है? इंडेंजर्ड है। क्यों? क्योंकि वो इंडेंजर्ड फील कर रही हैं। ऐसे ही बोर्नियन एलिफेंट, तो आप मतलब सोच सकते हैं, इसको इमेजिन कर सकते हैं कि एक एलिफेंट बॉर्न हुआ और बॉर्न होते ही वो इंडेंजर्ड हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो अब इनको वैसे याद करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। व्हाट इज़ द अपडेटेड स्टेटस ऑफ द ला गोमेरा जाइंट लिजर्ड? तो मैंने बताया था गोमेरा से जो गुम होने वाली थी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड थी पहले, अब इंडेंजर्ड हो गई हैं, ठीक है। कहाँ मिलती है ला गोमेरा जाइंट लिजर्ड? स्पेन में मिलती है, कैनरी आइलैंड, स्पेन। व्हाट परसेंटेज ऑफ कोपिया पोआ कैक्टी स्पीसीज आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन? 82% ऑफ स्पीसीज आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वेयर आर कोपिया पोआ कैक्टी फाउंड? ये कहाँ मिलता है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मिलता है एटाकामा कोस्टल डेजर्ट इन चिले। देखो, इसमें क्या है, इसमें कैक्टी आ रहा है। अब कैक्टी आपको पता है कैक्टस की एक वो होती है प्रजाति, तो कैक्टी मतलब कैक्टस। कैक्टस कहाँ मिलते हैं? डेजर्ट्स में मिलते हैं। और डेजर्ट्स कहाँ का है ये? चिले का, चिले, ठीक है। कोपिया पोआ कैक्टी डेजर्ट ऑफ चिले। और चिले में कौन सा सबसे मोस्ट फेमस डेजर्ट कौन सा है? एटाकामा डेजर्ट, जनरली सबको पता होता है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द न्यू कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द ग्रीन कैनेरिया जाइंट लिजर्ड?
ग्रैंड कैनेरिया जाइंट लिजर्ड। तो मैंने बताया था जिस लिजर्ड में के नाम में सी आ रहा है वो क्या हुआ है, चेंज होके क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया है वो, ठीक है ना। वेयर इज़ द ग्रैंड कैनेरिया जाइंट लिजर्ड फाउंड, ये भी कहाँ मिलती है, स्पेन में। मोस्टली ये स्पेन की प्रजाति हैं सारी। व्हाट इज़ द अपडेटेड कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द ग्रैंड कैनेरिया स्किंक, ये भी क्या हुई है, इंडेंजर्ड, और कहाँ मिलती है, स्पेन में मिलती है। व्हाट इज़ द अपडेटेड कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द इबीजा वॉल लिजर्ड, इबीजा वॉल मैंने बताया था, वॉल पे इमेजिन करिए मल्टीपल लिजर्ड्स को, और जिससे कि क्या लग रहा है, वॉल मतलब बिजी हो गई है, और उससे क्या हो रहा है, क्यों इकट्ठा हो रही है वो एक साथ, क्योंकि वो इंडेंजर्ड फील कर रही हैं, ठीक है। और ये भी कहाँ मिलती है, स्पेन में मिलती है। व्हाट इज़ द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द बोर्नियन एलिफेंट, बोर्नियन एलिफेंट भी इंडेंजर्ड हुआ है, और ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है बोर्नियो एंड सुमात्रा आइलैंड्स में। देखो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बोर्नियो में बॉर्न हुआ एक एलिफेंट, किससे होगा, एक माता से, सुमात्रा में सुमाता टाइप आ रहा है ना, तो इस तरीके से इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और बोर्नियो तो पता ही है, ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। व्हाट आर सम डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द बोर्नियन एलिफेंट, देखो ये स्मॉलेस्ट एलिफेंट स्पीसीज है, ठीक है, विद ए वाइडर फेस कंपेयर टू द अदर एलिफेंट्स। बस इतना याद रखना है, स्मॉलेस्ट एलिफेंट स्पीसीज है, बाकी इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं। तो व्हाट इज़ द सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस, देखो सस्टेनेबल फाइनेंस आ रहा है तो मतलब फाइनेंस से रिलेटेड ही कुछ होगा। तो ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जिसका एम एट इंक्रीजिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर टाइगर प्रोटेक्शन एंड लैंडस्केप कंजर्वेशन, ठीक है, यूजिंग न्यू फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज एंड ग्लोबल पार्टनरशिप्स। तो अभी तक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या मोबिलाइज कर रही है, $1 बिलियन इन एडिशनल फंडिंग बाय 2034 एज पर द पैरो स्टेटमेंट, ठीक है। किस कंट्री ने होस्ट किया है, ये इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री होस्टेड द सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस, भूटान ने होस्ट किया है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। विच कंट्री होस्टेड द सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस, भूटान। अच्छा, विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड द SFTLC, द टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन सपोर्टेड द SFTLC, नॉट ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन, अब ये जो टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन है अब ये है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट ब्रिंग्स टुगेदर लीडिंग बायोलॉजिस्ट एंड एक्सपर्ट्स इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फोकसिंग ऑन टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है ना। विच ऑर्गेनाइजेशन आर मेंबर्स ऑफ TCC, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से मेंबर्स हैं इसके, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। देखो बाकी को तो हमें मतलब कर सकते हैं ज्यूम कि हाँ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें नेचर आ रहा है, इसमें वाइल्ड लाइफ आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी नेचर आ रहा है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, लेकिन UNDP थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इसको एक मतलब याद रखना है कि UNDP भी इसका एक मेंबर है टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन का। विच सस्टेनेबल फाइनेंस इनिशिएटिव्स वर लॉन्च्ड एट द SFTLC, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कौन से फाइनेंशिंग इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए थे, पहला है टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड, दूसरा है टाइगर बॉन्ड्स। अब इसमें आते हैं, ये जो पहला है इसको प्रेजेंट किया था UNDP ने, और ये क्या करता है, इट यूजेज ए नेचर पॉजिटिव बिजनेस अप्रोच, ठीक है। टाइगर बॉन्ड्स को किसने स्टार्ट किया था, बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये क्या करता है, ये एंगेज करता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स को टू रेज फंड्स फॉर टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है ना। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स को कौन सा वो बॉन्ड मतलब एंगेज करता है, टाइगर बॉन्ड्स वाला, ठीक है, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इशू किया था। वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2022, इसमें व्हाट चेंज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस एक्ट, देखो इसने क्या किया है, ऑल स्पीसीज कवर्ड अंडर अपेंडिसेज ऑफ साइट्स आर नाउ लिस्टेड अंडर शेड्यूल 4th ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। तो ये चेंज हुआ है, जितनी भी स्पीसीज पहले साइट्स के अपेंडिसेज में आती थी अब उनको लिस्ट कर दिया है शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो ये है क्या, व्हाट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव है लॉन्च्ड बाय इंडिया, ठीक है, ध्यान रखना है, लॉन्च्ड बाय इंडिया टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग
बिग कैट स्पीसीज, 7 बिग कैट स्पीसीज के को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए स्टार्ट किया है। तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो यूनियन कैबिनेट ने उसने अप्रूव किया है इंडिया का प्रपोजल टू ज्वाइन IBCA बाय साइनिंग एंड रेटिफाइंग द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ठीक है, अब इसमें कब ये लॉन्च हुआ था और क्या ओकेजन थी? तो इट वॉज लॉन्च्ड इन 2023 ऑन द 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है ना, तो इंडियाज़ प्रोजेक्ट टाइगर की 50th एनिवर्सरी पे लॉन्च हुआ था 2023 में। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिया जिसने ज्वाइन किया है IBCA? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल। इसमें है निकारागुआ, एस्वातिनी एंड सोमालिया। ठीक है, तो ये 3 कंट्रीज़ आपको याद रखने हैं, IBCA के मेंबर्स हैं अदर देन इंडिया। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ IBCA लोकेटेड? तो इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ IBCA? इट एम्स टू स्ट्रेंथन ग्लोबल कोऑपरेशन। किसके लिए? कंजर्वेशन के लिए। किन का कंजर्वेशन? 7 बिग कैट स्पीसीज़ का, एंड उनके नेचुरल हैबिटाट को बचाने के लिए। ठीक है ना, कौन सी वो 7 बिग कैट स्पीसीज़ हैं जो कि IBCA के अंदर आती हैं, जो फोकस करता है IBCA? तो टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार एंड पूमा। अच्छा, विच कैट स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया? इनमें से इंडिया में कितनी मिलती हैं? 5 स्पीसीज मिलती हैं इसमें से, 7 में से। कौन कौन सी? टाइगर मिलता है, लायन मिलता है, लेपर्ड मिलता है, स्नो लेपर्ड मिलता है, चीता मिलता है। ठीक है, चीता अभी इंट्रोड्यूस किया है 2022 में प्रोजेक्ट चीता के तहत, हालांकि ये एक्सटिंक्ट हो गया था पहले। अब जो पूमा एंड जैगुआर हैं ये हमारे इंडिया में नहीं मिलती हैं। ठीक है ना, कौन हु कैन बिकम मेंबर्स ऑफ IBCA? तो जितने भी UN मेंबर कंट्रीज हैं दे आर एलिजिबल टू बिकम IBCA मेंबर्स। ठीक है ना, 95 बिग कैट रेंज कंट्रीज हैं एंड नॉन रेंज कंट्रीज, अगर वो इंटरेस्टेड हैं बिग कैट कंजर्वेशन में देन दे कैन पार्टिसिपेट। 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव कंसेंटेड टू बी IBCA पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है ना, हाउ मच फंडिंग हैज़ इंडिया एलोकेटेड फॉर IBCA? तो टोटल 150 crore फॉर 5 years, नॉट मच इम्पोर्टेंट। व्हाट इज़ द IUCN कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बिग कैट्स फाउंड इन इंडिया? देखो, टाइगर है इंडेंजर्ड, लायन, चीता, स्नो लेपर्ड एंड लेपर्ड ये सारे के सारे हैं वल्नरेबल। ठीक है, बस एक टाइगर है इंडेंजर्ड, बाकी सब के सब क्या है? वल्नरेबल। इसके अलावा जो हमारे इंडिया में नहीं मिलते हैं उनका स्टेटस क्या है? जो जैगवार है उसको वो है नियर थ्रेटन्ड, और पूमा है लीस्ट कंसर्न। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्केड्यूल्स आर बिग कैट्स इन इंडिया लिस्टेड? ठीक है, तो ऑल 5 बिग कैट्स फाउंड इन इंडिया आर लिस्टेड अंडर Schedule 1 and 4 of the Wildlife Protection Act. They are also included in CITES Appendix 1. नेक्स्ट है एलिफेंट सेंसस हुआ है 2023 में। क्यों था ये न्यूज़ में? द सिंक्रोनाइज्ड एलिफेंट पॉपुलेशन सेंसस वाज कंडक्टेड इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। सदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन इसका सेंसस हुआ है एलिफेंट पॉपुलेशन का, तो इसलिए न्यूज़ में था। विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन द सदर्न स्टेट्स? तो कर्नाटका विद ओवर 6000 एलिफेंट्स। What is the major cause of high juvenile elephant deaths according to 2023 census? तो इन देखो 40% डेथ रेट इज एट्रीब्यूटेड टू एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पेसिवायरसिस। ठीक है, EEHVs। ठीक है, ये बीमारी से 40% डेथ्स हो रही हैं। स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट आई है ठीक है 2024 की, तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन? It was originally known as the International Black Rhino Foundation, established in 1991 and is dedicated to the survival of rhino species worldwide. ठीक है, तो कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1991 में। किस नाम से? इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन। लेकिन अब क्या हो गया है? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। हाउ मैनी राइनोज आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड एज पर द 2024 रिपोर्ट? तो सिर्फ और सिर्फ 28,000 राइनोज आर लेफ्ट ग्लोबली। What trend was observed in rhino poaching in Africa from 2022 to 2023? तो राइनो पोचिंग इन अफ्रीका इंक्रीज बाई 4%। ठीक है,
वॉट हैपन टू द पॉपुलेशन ऑफ वाइट राइनोज एंड इंडियन राइनोज? द नंबर ऑफ वाइट राइनोज जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं, बट द ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो कोई जिसको इंडियन राइनो भी बोला जाता है, उसकी पॉपुलेशन अभी तक सेम है, इट रिमेन द सेम, ठीक है ना। तो वाइट राइनो की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है और जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है या फिर इंडियन राइनो है वो सेम है उसकी पॉपुलेशन। टाइप्स ऑफ राइनोज एंड देयर कंजर्वेशन स्टेटस, देखो 5 स्पीसीज हैं राइनोज की, कौन कौन सी हैं? इसमें 2 तो हैं अफ्रीकन स्पीसीज और 3 है एशियन स्पीसीज, ठीक है। अफ्रीकन स्पीसीज कौन कौन सी हैं? वाइट राइनो, ब्लैक राइनो, और 3 एशियन स्पीसीज कौन सी हैं? एक तो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो या फिर इंडियन राइनो, या फिर एक सुमात्रा और एक जावा राइनो, ठीक है। ये टोटल 5 स्पीसीज मिलती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्हाट इज द IUCN कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ ईच राइनो स्पीसीज? देखो वाइट राइनो जो है वो नियर थ्रेटन्ड है, इंडियन राइनो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, ब्लैक राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सुमात्रा राइनो एंड जावन राइनो आर ऑल्सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है ना। तो इंडियन राइनो का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो का स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। व्हाट आर सम मेजर कंजर्वेटिव इनिशिएटिव्स फॉर राइनोज इन इंडिया? तो नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी आई थी 2029 में, फिर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2029 में, ऐसे ही इंडियन राइनो विजन 2020 में, मतलब रिसेंटली ही स्टार्ट हुए हैं इनके कंजर्वेशन के एफर्ट्स, ठीक है ना, 2029 से। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में है। वाई वॉज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन न्यूज़? देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने क्या किया है, इट अप्रूव्ड फंड्स फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है ना। तो अब प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? अभी IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं और साइट्स की अपेंडिक्स 1 का हिस्सा है, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 1 का हिस्सा है, ठीक है। कौन? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये जरूर ध्यान रखना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस में आते हैं? शेड्यूल 1 में, ठीक है ना, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है फिलहाल, इंपॉर्टेंट है ये। अंडर विच गवर्नमेंट प्रोग्राम इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोटेक्टेड? तो इट इज़ वन ऑफ द 22 स्पीसीज कवर्ड अंडर द स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है ना। वेयर इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फाउंड? कहाँ मिलता है? इट इज़ एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मोस्टली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। स्मॉल पॉपुलेशन इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, लेकिन मेन सेंटर्स क्या हैं? राजस्थान एंड गुजरात। कंजर्वेशन एफर्ट्स में मेजर कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या हैं फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? तो देखो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स खोले गए हैं राजस्थान में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एट नेशनल ब्रीडिंग सेंटर इन जैसलमेर, और ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल फॉर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग एट नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर अबू धाबी। तो ये मेजर कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? प्रेडेशन, एंटेंगलमेंट विद पावर लाइन्स, यूज ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें देखो ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स की वजह से क्या क्या हो रहा है, ठीक है, आ सकता है। तो ये मतलब डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की। व्हाट आर द की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? इसको ना एक बार आप गूगल कर लेना, ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स, क्योंकि आप इसको गूगल करोगे ना तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिलेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जब ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब ये और भी कुछ चीज़ें कर रहा होगा, ठीक है। तो गूगल जरूर करना इसको और इसके कुछ पॉइंट्स देखना कि कहाँ पे ये यूज हो रहा है और किस वजह से ये डेथ कॉज कर रहा है, ठीक है ना। व्हाट आर द की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? एग्रो ग्रासलैंड ओमनिवरस बर्ड, लैक्स फ्रंटल विजन, males have a gular pouch to fill air and produce a humming sound to attract females. Males do not participate in incubation or care of the young, ठीक है। What is the bustard recovery program? एक कंजर्वेशन इनिशिएटिव है जिसका एम है प्रोटेक्शन एंड रिकवरी ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है। तो बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के तहत कौन कौन से किसको प्रोटेक्शन मिलता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को एज वेल एज लेसर फ्लोरिकन पॉपुलेशन को। तो कौन कौन सी स्पीसीज हैं दैट आर कवर्ड अंडर द बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन।
अदर 2 स्पीसीज कौन कौन सी हैं, बंगाल फ्लरिकन एंड मैक्वींस बस्टर्ड, ठीक है। तो 4 स्पीसीज हैं बल्कि इसमें बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के तहत, जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ठीक है। बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के कौन कौन सी स्पीसीज में वो हैं हिस्सा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लरिकन, बंगाल फ्लरिकन एंड मैक्वींस बस्टर्ड, ठीक है। व्हेन डिड द बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ था, 2013 में, एंड रीनेम्ड बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट इन 2016, ठीक है। इसको एक्सटेंड किया गया था टिल 2033। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। विच एजेंसी फंड्स द बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम, नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो ये इसको फंड करती है। विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम, कौन कौन से एनवायरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट होगा ऑब्वियसली, एक राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और गुजरात एंड महाराष्ट्र के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स भी हैं, ठीक है। ये भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम, तो कंजर्वेशन ब्रीडिंग, XC2 पॉपुलेशन कंजर्वेशन होता है जिसके अंदर, और अप्लाइड रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड आउटरीच, पायलट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्जिकल हैबिटेट मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसने 50 ईयर्स कंप्लीट किए हैं सिंस इट्स लॉन्च, ठीक है ना। व्हेन एंड वेयर वॉज इंडियाज क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च्ड, इट वॉज लॉन्च्ड इन 1975 इन भीतरकनिका नेशनल पार्क, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में लॉन्च हुआ था, ये ध्यान रखना है, भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा, विद असिस्टेंस फ्रॉम UNDP एंड FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN। अब जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है, इसके बारे में क्या है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा में लोकेटेड है, और ये क्या है, एक रामसर साइट भी है, ठीक है। भीतरकनिका नेशनल पार्क एक रामसर साइट भी है। व्हाट इज़ द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ भीतरकनिका नेशनल पार्क, इट इज़ इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम आफ्टर द सुंदरबंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विच रिवर्स कंट्रीब्यूटेड टू द वाटर सिस्टम इन भीतरकनिका नेशनल पार्क, तो दिस पार्क इज इनंडेटेड विद वाटर्स फ्रॉम द ब्राह्मणी, बैतरनी, धामरा एंड पताशला रिवर्स। देखो, इसको थोड़ा लिंक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि याद करना थोड़ा मुश्किल होता है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है उसके अंदर कौन कौन सी रिवर्स का वाटर आता है, ठीक है। वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको याद करने के लिए कैसे लिंक कर सकते हैं, थोड़ा सा देखो, इसमें 2 वर्ड है, भीतर और कनिका। अब कनिका आप कोई भी इमेजिन करिए, किसी भी पर्सन को, कनिका कोई है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, एक मतलब लिंक बना रहे हैं इसका, कि कनिका के भीतर है, कनिका के भीतर क्या है, ब्रह्म का वास है, ब्रह्म का वास। कनिका इमेजिन कर रही है खुद को कि कनिका के भीतर क्या है, ब्रह्म का वास है, तो ब्रह्मानी, ठीक है। और क्या है, कनिका क्या है, बहुत सारी बातें करना चाहती है, बैतरनी, बैतरनी मतलब बात करना चाहती है, किससे, ब्रह्म से, क्योंकि ब्रह्म का वास है, ठीक है। तो जब ब्रह्म का वास है तो वो क्या कह रही है कनिका, कि कनिका के भीतर धाम भी है, धाम, ब्रह्म धाम कह सकते हैं, ब्रह्म धाम है, ठीक है। ऐसे ही पाताशाला रिवर्स, ठीक है, तो पाताशाला को क्या कर सकते हैं हम, पाताल, ठीक है। तो क्योंकि कनिका के भीतर ही ब्रह्म है, कनिका अपने ब्रह्म से बातें करना चाहती है, और कनिका के भीतर ही धाम है, ब्रह्म धाम, तो कनिका के भीतर ही पाताल भी है, ठीक है। तो इस तरीके से लिंक कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट है, विच स्पीसीज आर कॉमनली फाउंड इन भीतरकनिका नेशनल पार्क, कौन कौन सी स्पीसीज मिलती हैं। इट इज़ होम टू द लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स अलॉन्ग विद वाटर मॉनिटर लिजर्ड्स, ठीक है। पाइथन्स मिलते हैं, हाइनाज मिलते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल्स तो हमें बताइए, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन चल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ मिलेंगे। वाटर मॉनिटर लिजर्ड्स, इसको याद रखना है, और पाइथन्स भी यहाँ मिलते हैं, और हाइनाज भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ क्रोकोडाइल है वहाँ इमेजिन करिए, क्रोकोडाइल के साथ साथ एक पाइथन भी तैर रहा है उसमें, ठीक है। और हाइनाज भी वहीं पे, उसको इमेजिन करिए, हाइनाज जो होते हैं, ठीक है। तो मतलब इमेजिन कर करके याद करिए। विच क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स डू क्रोकोडाइल्स बिलोंग टू, दे बिलोंग टू द क्लास रेप्टिलिया, नॉट मच इम्पोर्टेंट। व्हाट इज़ द हैबिटेट ऑफ क्रोकोडाइल्स,
एक्सेप्ट फॉर वन साल्ट वाटर स्पीसीज मोस्ट क्रोकोडाइल्स लिव इन फ्रेश वाटर स्वाम्स लेक्स एंड रिवर्स। तो सिर्फ एक स्पीसीज को छोड़कर मोस्टली किस में रहते हैं, फ्रेश वाटर स्वाम्स में रहते हैं, लेक्स में रहते हैं, रिवर्स में रहते हैं। ठीक है ना। व्हाट इज ए यूनिक बिहेवियरल ट्रेट ऑफ क्रोकोडाइल्स, दे आर नॉक्टर्नल एंड पोइक्लोथर्मिक, मतलब दे कैन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर ओनली टू ए लिमिटेड डिग्री। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है फंगा रिकॉग्निशन एंड कंजर्वेशन। वाई वॉज फंगा रिसेंटली इन न्यूज? तो फंगी फाउंडेशन ने थ्रू यूएन बायोडाइवर्सिटी अर्ज्ड पीपल टू यूज द टर्म फंगा अलॉन्ग विद फ्लोरा एंड फोना टू रिकॉग्नाइज फंगी एज ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है ना। तो हु गेव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स? R.H. विटेकर। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स इंक्लूडिंग फंगी। ठीक है, PCS वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्हाट डज फंगा रेफर टू? देखो, फंगा रेफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ फंगी इन एनी गिवन प्लेस। ठीक है, तो फंगी की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? फंगा। वेयर आर फंगी डिस्ट्रीब्यूटेड? दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक रीजन्स इन बोथ टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। इनके की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं फंगी के? दे हैव ए सेल वॉल विद चिटिन। ठीक है, ये बायोम का वो क्वेश्चन बन सकता है, सही है, अच्छा है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉपिक, इधर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ठीक है, देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वेरीज फ्रॉम मल्टी सेलुलर टू लूज टिश्यू स्ट्रक्चर्स। देखो, इसमें हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है जब किसी दूसरे उसके ऊपर डिपेंडेंट रहें आप न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है ना। अब इसमें एक होता है सेप्रोफाइटिक, जहाँ आप डेड एनिमल्स को मतलब खाते हैं तो उसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। आप डेड बॉडी से अपना न्यूट्रिशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फंगी भी क्या होता है, सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है और पैरासाइटिक भी हो सकता है। पैरासाइटिक मतलब वो लिविंग है और उसके ऊपर एक पैरासाइट की तरह काम करते हैं। ठीक है, एक लिविंग बीइंग से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये होता है इसका मतलब। सिग्निफिकेंस ऑफ फंगी क्या है? हाउ डू फंगी कंट्रीब्यूट टू द इकोसिस्टम? दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कन्वर्टिंग डेब्रिस इनटू ह्यूमस। ठीक है, रोल क्या है फंगी का प्लांट ग्रोथ में? दे फॉर्म माइक्रोराइजल एसोसिएशंस विद प्लांट रूट्स विच हेल्प्स ट्रीज ग्रो। ठीक है, माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं प्लांट रूट्स के साथ, जो कि ट्री की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मतलब जो फंगी होता है ना, वो प्लांट की रूट्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, और ये तो जो फंगी होता है ये तो अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स, मतलब अपना जो एनर्जी है दैट ये लेता है प्लांट के थ्रू, उसका कोई मतलब एब्जॉर्ब करके कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और जो प्लांट होता है ये प्लांट को हेल्प करता है बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, और जो हेल्प करता है प्लांट को उसकी ग्रोथ में। व्हाट रोल डू फंगी प्ले इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? दे एक्ट एज कार्बन रिजर्वर्स बाई स्टोरिंग कार्बन। इंपॉर्टेंट है, सही है। हाउ डू फंगी कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंटल रेमिडिएशन? थ्रू माइक्रो रेमिडिएशन, फंगी असिस्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ कंटामिनेंट्स सच एज प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के डिग्रेडेशन में भी ये हेल्प करते हैं। हाउ आर फंगी यूज्ड इन मेडिसिन? दे प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन एंड हैव पोटेंशियल साइकोथेरेपी यूजेस। एग्जाम्पल साइलोसाइबिन। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में भी यूज होता है फंगी। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऑन फंगल कंजर्वेशन? IUCN काम करता है, ग्लोबल फंगल रेड लिस्ट इनिशिएटिव है इसके लिए एक। ठीक है ना। IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन फंगल कंजर्वेशन कमेटी है एक। विच कंट्री इज द ओनली वन दैट इंक्लूड्स फंगी इन इट्स कंजर्वेशन लॉज? चिले एकमात्र ऐसा कंट्री है दैट इज ओनली कंट्री दैट लीगली रिकॉग्नाइजेज फंगी इन इट्स कंजर्वेशन लॉज। मतलब इंपॉर्टेंट है ये भी एक फंगी के रिगार्डिंग। तो हाउ डू फ्लोरा फोना एंड फंगा डिफर? देखो, अगर हम किंगडम की बात करें तो फ्लोरा प्लांट्स होते हैं, क्या प्लांट किंगडम से आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ट्री हो गई, फ्लावर्स हो गए, इवन एल्गी ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्लांट ओनली। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सीड्स के थ्रू, स्पोर्स के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू। ठीक है ना। और रोल इन इकोसिस्टम क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ये। अच्छा, जो फोना है एनिमल्स, ठीक है, किंगडम क्या है इनके? एनिमल्स ऑब्वियसली। एग्जाम्पल्स मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। और
रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। रोल इन इकोसिस्टम क्या है, कंज्यूमर्स हैं, प्रे हैं, प्रेडिटर्स भी हैं, ठीक है। फंगी क्या है, फंगी किंगडम है। और एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, मशरूम्स हो गए, मोल्ड्स, यीस्ट, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर्ट्स के थ्रू या फिर एसेक्सुअल मैनर में। और रोल इन इकोसिस्टम क्या है, दे आर द डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब बात आती है घड़ियाल। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, व्हाट इज़ द IUCN स्टेटस ऑफ द घड़ियाल, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। घड़ियाल क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अंडर विच वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज इज द घड़ियाल प्रोटेक्टेड, साइट्स का अपेंडिक्स 1 में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है ना। वेयर आर घड़ियाल्स फाउंड इन इंडिया, तो ये कहाँ मिलते हैं, चंबल रिवर में और गिरवा रिवर में। गिरवा रिवर जो है वो नेपाल में ओरिजिनेट होती है और यूपी में रहती है, ठीक है, यूपी में है गिरवा रिवर। इसके अलावा घाघरा रिवर, सोन रिवर और गंडक रिवर, तो ये जो रिवर्स हैं ये इनहेबिट करती हैं घड़ियाल्स को, ठीक है। और ये जो घड़ियाल्स होते हैं ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ना कि सॉल्ट वाटर में जैसे पहले वो था, ठीक है। जो उड़ीसा के भीतरकनिका में था वो सॉल्ट वाटर में था, क्रोकोडाइल। Why is the घड़ियाल named so? It is named after the bulbous knob at the end of its long narrow snout, ठीक है। What is the primary diet of घड़ियाल्स, they primarily eat fish। अच्छा, नेक्स्ट है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो why was the world network of biosphere reserves in news recently? तो यूनेस्को ने क्या किया है, 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐड किए हैं फ्रॉम कंट्रीज लाइक कोलंबिया अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर करेंटली पार्ट ऑफ WNBR, तो अभी तक क्या है इसमें टोटल 759 साइट्स हैं इन 136 कंट्रीज। व्हाट इज़ द मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, देखो इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1971 बाय यूनेस्को। एम क्या है इसका, मैप प्रोग्राम का, इट एम्स टू एस्टेब्लिश ए साइंटिफिक बेसिस फॉर एनहांसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरमेंट्स, ठीक है। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स डज इंडिया हैव एंड हाउ मेनी आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द मैप प्रोग्राम, देखो इंडिया के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिसमें से कि 12 आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द यूनेस्को मैप प्रोग्राम, ठीक है। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व टू बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर द मैप प्रोग्राम, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो था दैट वॉज द फर्स्ट इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व टू बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर मैप प्रोग्राम। व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, दे आर एरियाज दैट रिप्रेजेंट डाइवर्स नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप्स अक्रॉस टेरेस्ट्रियल, कोस्टल और मैरीन इकोसिस्टम्स, ठीक है। तीनों जगह पे टेरेस्ट्रियल हो, कोस्टल हो या फिर मैरीन इकोसिस्टम्स हो, हर जगह पे बायोस्फीयर रिजर्व्स हो सकते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं डाइवर्स नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप को। मेन पर्पज ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है, दे फोकस ऑन इन सीटू कंजर्वेशन वाइल प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च। इन सीटू मतलब ऑन द साइट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, कहीं भी अलग से ले जाने की जरूरत नहीं है, इन सीटू। वेयर आर द 3 जोन्स ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व, तो कोर एरिया, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। बायोस्फीयर रिजर्व की 3 जोन्स होती हैं, कोर और बफर। एक होती है कोर, इसके बाहर बफर, ठीक है, उसके बाद एक ट्रांजिशन जोन। तो कोर एरिया क्या है, इसमें स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन है फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसमें अलाउड नहीं होता है किसी का भी एंट्री इसमें, ठीक है। और बफर जोन जो होती है इसमें क्या है, इट अलाउज सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ लाइक रिसर्च एंड एजुकेशन, यहाँ पे क्या है, रिसर्च एंड एजुकेशन हो सकता है। ट्रांजिशन जो होता है, इट एनकरेजेस सोशियो कल्चरल एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ बाई कम्युनिटीज़, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इन इंडिया, तो उसमें टोटल कितने हैं, इंडिया हैज़ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। मैप प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो टोटल 12 आते हैं, ठीक, कौन कौन से हैं वो, पहला है नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी, नौकरेक, मानस, सिमलीपल, पचमरही, अचानकमर, अमरकंटक छत्तीसगढ़ में, अगस्तमलाई केरला में, ग्रेट निकोबार और कंचनजंगा सिक्किम में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बायोस्फीयर रिजर्व इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, तो वो है कौन, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, निकोबार आइलैंड्स में है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है।
विच बायोस्फीयर रिजर्व इज नोन फॉर इट्स मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड इज ऑल्सो ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कौन सा है इसका जो मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है? सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में। विच बायोस्फीयर रिजर्व इज होम टू द वन हॉर्न राइनोसोर्स। वन हॉर्न राइनोसोर्स कहाँ मिलते हैं? मानस बायोस्फीयर रिजर्व में, असम। ठीक है। विच बायोस्फीयर रिजर्व इज फेमस फॉर द बंगाल फ्लोरिकन एंड काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये है आपका दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, असम। इंपॉर्टेंट है। विच बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन द कोल्ड डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो कोल्ड डेजर्ट में कहाँ है, कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ही है, हिमाचल प्रदेश में है जो कि। विच बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया आर ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो पहला है सुंदरबंस, मानस, कंचनजंगा, ये 3 हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। विच इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व आर ऑल्सो रामसर साइट्स। तो सुंदरबंस एंड गल्फ ऑफ मन्नार आर रामसर साइट्स। विच इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बोथ नेचुरल एंड मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। तो एकमात्र है वो है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका मिक्स्ड हेरिटेज साइट, जो कि एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है। इको सेंसिटिव एरियाज क्यों थे न्यूज़ में? क्योंकि कर्नाटक गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी है कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रेजाइल वेस्टर्न घाट्स रीजन फ्रॉम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है। तो व्हाट डिड द कस्तूरी रंगन कमेटी प्रपोज्ड रिगार्डिंग इको सेंसिटिव एरियाज। इसने क्या प्रपोजल्स दिए थे? तो कमेटी प्रपोज दैट 37% ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, जिसका मतलब अबाउट 60,000 स्क्वायर किलोमीटर, इट शुड बी डेजिग्नेटेड एज ESA, इको सेंसिटिव एरिया। और दूसरा, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ ESA फॉल्स इन कर्नाटका फॉलोड बाई महाराष्ट्र। अब ये इको सेंसिटिव एरियाज होते क्या हैं? व्हाट आर इको सेंसिटिव एरियाज? एज पर नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006, ESA या फिर ESZs जोन्स, इको सेंसिटिव जोन्स या फिर इको सेंसिटिव एरियाज, दीज आर एरियाज विद क्रिटिकल एनवायरमेंटल रिसोर्सेज दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन फॉर कंजर्वेशन ड्यू टू देयर लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड हिस्टोरिकल नेचुरल वैल्यू। ठीक है। उसकी वजह से उनको इको सेंसिटिव एरियाज बोला जाता है। अंडर विच लॉज आर ESA नोटिफाइड? The central government notifies ESAs under the Environment Protection Act 1986. What is the purpose of declaring eco-sensitive areas? To protect the environment and prevent degradation due to human activities, या फिर to act as a buffer zones, ठीक है, shock absorber की तरह around protected areas, to create a transition zone from high protection areas to low protection areas. ठीक है, ये इनका पर्पज होता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं ESZ में? देखो, हाउ आर एक्टिविटीज़ क्लासिफाइड इन इको सेंसिटिव जोन्स? तो एक होती हैं प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़, दूसरी होती हैं रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ और परमिटेड एक्टिविटीज़। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? कमर्शियल माइनिंग प्रोहिबिटेड होती है। सेटिंग अप इंडस्ट्रीज दैट कॉज पॉल्यूशन, आप कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिससे पॉल्यूशन हो वो एस्टेब्लिश नहीं कर सकते ESA में। ठीक है ना। रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ जिन पर रेगुलेशन की ज़रूरत है, ठीक है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड नहीं है लेकिन रेगुलेटेड होती हैं। कौन कौन सी? फेलिंग ऑफ ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। ठीक है, इनको रेगुलेशन मतलब सर्टिफिकेशन चाहिए, लाइसेंसिंग चाहिए इसके लिए। और परमिटेड एक्टिविटीज़ जिन पे कोई रोक टोक नहीं है, ऑनगोइंग एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्मिंग एंड लोकल कम्युनिटी प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये अलाउड होती हैं किसमें? ESAs में। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पासेज इन द वेस्टर्न घाट्स? अब वेस्टर्न घाट्स की क्योंकि बात हो रही है तो उसके इंपॉर्टेंट पासेज कौन कौन से हैं? पालघाट गैप, थाल घाट एंड भोर घाट। ठीक है, ये 3 जो घाट्स हैं, गैप्स हैं, ये आर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स ओनली। ठीक है ना। व्हाट इज द एलिवेशन ट्रेंड इन द वेस्टर्न घाट्स? देखो, ये जो घाट्स है ना, इसका ऑर्डर क्या है? ये पहले आता है थाल घाट, ठीक है, नदन मोस्ट है, फिर उसके बाद आता है भोर घाट और फिर आता है पाल घाट। TBP, मैंने इसको इस तरह से याद कर रखा है ज्योग्राफी में तो मुझे एकदम से याद आ गया है। TBP, ठीक है, नदर्न मोस्ट थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट वेस्ट सदर्न मोस्ट। व्हाट इज़ द एलिवेशन ट्रेंड इन द वेस्टर्न घाट्स? जो एलिवेशन है इट इंक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विद अनामुडी पीक बीइंग द हाईएस्ट। ठीक है ना। जो एलिवेशन है ना वेस्टर्न घाट्स का, ये नॉर्थ में तो कम है और साउथ की तरफ जैसे जैसे जाते हैं
इसकी हाइट इंक्रीज होती है, ठीक है। और जो अनाईमुडी पीक है ये हाईएस्ट पीक है इसकी सदर्न वेस्टर्न घाट्स की। व्हाट आर द मेजर फॉरेस्ट टाइप्स फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स? तो एवरग्रीन मिलते हैं, सेमी एवरग्रीन मिलते हैं, मॉइस्ट डेसिडियस मिलते हैं, ड्राई डेसिडियस मिलते हैं। तो ये जो एवरग्रीन और ये हैं ये तो मिलते हैं लीवार्ड साइड जहाँ पे जिस तरफ रेन होती है, ठीक है। और सेमी एवरग्रीन भी उसी तरफ मिलते हैं। लेकिन मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस ये मिलते हैं किधर, जो वो शैडो जोन पड़ती है उस तरफ वेस्टर्न घाट्स के। विच मिनरल्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स? ये रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन, मैग्नीज एंड बॉक्साइट ओर्स है, ठीक है। ये जो मिनरल्स हैं ये वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। व्हाट आर द रीजनल नेम्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स? सह्याद्री हिल्स बोला जाता है महाराष्ट्र में, नीलगिरी हिल्स बोला जाता है कर्नाटक और तमिलनाडु में, अनामलाई एंड कार्डेमोम हिल्स बोला जाता है केरला एंड तमिलनाडु में, ठीक है। वाई इज द वेस्टर्न घाट्स इंपॉर्टेंट इन बायोडाइवर्सिटी? इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. It covers only 6% of India's land area but has over 30% of India's plant, fish, reptile, bird and mammal species. ठीक है, तो इसलिए ये मतलब एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. When was the Western Ghats declared a UNESCO World Heritage Site? 2012 में. Which are some endemic species found in Western Ghats? नीलगिरी तार, लैंड टेल्ड मकाओ. ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज़ हैं, मतलब वहीं पे फाउंड होती हैं, वहीं की इंडिजीनियस स्पीसीज़ हैं ये. ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की नीलगिरी तार एंड लाइन टेल्ड मकाओ. एक माधव गडगिल कमेटी थी जो कि वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजी के ऊपर बनी थी, तो इसके रिगार्डिंग कुछ है. इसने क्या रिकमेंड किया था वेस्टर्न घाट्स के लिए? इट रिकमेंडेड डेजिग्नेटिंग द एंटायर वेस्टर्न घाट रीजन एज एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया. ठीक है, पूरे वेस्टर्न घाट्स को ही ईएस से डिक्लेयर कर दो. इट क्लासीफाइड द एरिया इनटू 3 जोन्स. कौन कौन सी थी? ESZ1, ESZ2, ESZ3. 1 के अंदर क्या होगा? वेरी हाई सेंसिटिविटी है, 2 में हाई सेंसिटिविटी और 3 में मॉडरेट सेंसिटिविटी. ठीक है, मतलब उसी तरीके से जैसे उसमें कोर और बफर और ट्रांजिशन जो जोन थी उसी हिसाब से इसने 3 जोन्स में डिवाइड किया था. कस्तूरी रंगन कमेटी जो है उसकी रिकमेंडेशंस क्या है? एक तो कलर कोडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन पोल्यूशन लेवल्स. ठीक है, रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर द कंकरेंट लिस्ट टू एंश्योर डेवलपमेंट विद इन एन इकोलॉजिकल फ्रेमवर्क. इट रिकमेंडेड डिक्लेयरिंग 56,825 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ वेस्टर्न घाट्स एस एन इको सेंसिटिव एरिया. ठीक है, इतने स्क्वायर किलोमीटर को आप इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो. और जो ये पहली कमेटी थी ये कह रही है कंप्लीटली सारे वेस्टर्न घाट्स को आप ES से डिक्लेयर कर दो, माधव गडगिल कमेटी. ठीक है ना. अब व्हाट वाज द ब्रह्मगिरी हिल केस क्या था? तो NGT ने क्या किया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, इट डायरेक्टेड द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री टू फाइनलाइज ए डेडलाइन फॉर डिक्लेयरिंग द वेस्टर्न घाट्स एज एन इको सेंसिटिव जोन. ठीक है ना. व्हाट वाज द 6th आइटरेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स ESA ड्राफ्ट नोटिफिकेशन? तो ये इसने डिक्लेयर कर दिया है जो उसने रिकमेंड किया था ना कमेटी ने. इट डिक्लेयर्ड 56,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ वेस्टर्न घाट्स एज एन ESA अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स रेगुलेशंस. ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करते हैं, गडगिल एंड कस्तूरी रंगन कमेटी को. हाँ, ये मतलब डिफर कैसे करती हैं. देखो अप्रोच क्या है दोनों का. माधव गडगिल कमेटी का अप्रोच है स्ट्रॉन्ग इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, मतलब कंप्लीट पूरे उसको ES से डिक्लेयर कर दो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया. ठीक है, किसको? वेस्टर्न घाट्स को. तो क्या अडॉप्ट करता है? स्ट्रॉन्ग इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन. और कस्तूरी रंगन क्या है? बैलेंस्ड अप्रोच है, उसमें डेवलपमेंट भी अलाउड है और इकोलॉजी का प्रोटेक्शन भी अलाउड है. ठीक है, ES से कवरेज एंटायर वेस्टर्न घाट्स. ये कहता है ओनली 37% ऑफ वेस्टर्न घाट्स को आप ES से डिक्लेयर कर दो. ठीक है ना. रेगुलेशन स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलाउड है अंडर रेगुलेशन. ठीक है, सर्टिफिकेशन के थ्रू, सर्टिफिकेट्स के थ्रू. इम्प्लीमेंटेशन रिजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट कम्प्लीटली, पार्शियली एक्सेप्टेड बट अपोज्ड बाय कर्नाटका. ठीक है, कर्नाटका इसको अपोज कर रहा है. अब नेक्स्ट है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म्स ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज. तो ये रिसेंटली न्यूज़ में क्या था, क्योंकि इट वॉन द ब्लू प्लैनेट प्राइज फॉर 2024 विच इज़ अवार्डेड एनुअली बाय द जापान बेस्ड असाही ग्लास फाउंडेशन. ठीक है, सॉरी. तो ये है क्या? व्हाट इज़ IPBES? तो ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बॉडी है जो कि एस्टेब्लिश हुई थी 2012 में पनामा सिटी के अंदर टू स्ट्रेंथन द साइंस पॉलिसी इंटरफेस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज. ठीक है ना. तो ऐसी पॉलिसी जो मतलब साइंस बेस्ड हैं, किसके लिए?
बायोडाइवर्सिटी के लिए और इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए। तो ये एक ऐसा एक इनिशिएटिव है, कौन, IPBES, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। क्या एक इज IPBES ए UN बॉडी? नो, बट द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स सेक्रेटेरिएट सर्विसेज टू IPBES, ठीक है ना। ये UN बॉडी नहीं है, लेकिन वो इसको सेक्रेटेरिएट सर्विसेज देता है। वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ IPBES लोकेटेड? बॉन, जर्मनी के अंदर। ध्यान रखना है, इसको अवार्ड मिला है क्योंकि, तो ये आ सकता है ब्लू प्लेनेट अवार्ड जो प्राइज़ है, ये वैसे भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है ना। तो कहाँ पे है इसकी सेक्रेटेरिएट? बॉन, जर्मनी में। हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स डज IPBES हैव? मोर देन 145 मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर। हु इज़ एलिजिबल टू बिकम एन IPBES मेंबर? जितने भी UN मेंबर स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, दे आर एलिजिबल फॉर दिस मेंबरशिप, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स। तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स अंडर द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू सपोर्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को सपोर्ट करने का इसका ऑब्जेक्टिव है। की कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? सपोर्ट टू प्रोटेक्टेड एरियाज, कौन कौन से? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स। इनको प्रोटेक्शन देना, इनको सपोर्ट देना। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज, मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर की जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी प्रोटेक्शन देना, ठीक है। रिकवरी प्रोग्राम्स फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड हैबिटाट्स, ठीक है। तो इन सबको ये सपोर्ट करता है, इसके कंपोनेंट्स है। हाउ मैनी स्पीसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर द स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम? टोटल 22 स्पीसीज हैं। विच मेजर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर इंक्लूडेड अंडर दिस, अंडर IDWH? तो प्रोजेक्ट टाइगर इसके अंदर आता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट इसके अंदर आता है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लायन, ठीक है, ये सारे इसके अंदर आते हैं IDWH के अंदर। तो इसमें देखो एक चीज़ है, इसमें प्रोजेक्ट चीता नहीं है, जो अभी लॉन्च हुआ है, कब? 2022 में। तो प्रोजेक्ट चीता इसका पार्ट नहीं है, किसका? IDWH का। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि केरला में क्या हुआ है, इसने पब्लिश किया है एक अपडेटेड पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ठीक है। तो ये होता क्या है? व्हाट इज पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर? इट इज ए डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस दैट रिकॉर्ड्स लोकल बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। तो लोकली अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं बायोडाइवर्सिटी के और उनसे लिंक्ड जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये उनको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अंडर विच लॉ इज PBR रिकॉग्नाइज्ड? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर इसको लॉ को क्या है? रिकॉग्निशन मिला हुआ है। कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिपेयरिंग PBR? तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी प्रिपेयर्स द PBR इन कंसल्टेशन विद लोकल पीपल, ठीक है। वॉट इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन PBR? तो अवेलेबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल मेडिसिनल और अदर यूजेज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। मेडिसिनल यूज़ क्या है किसी बायोलॉजिकल रिसोर्स के, या फिर उसके रिगार्डिंग नॉलेज क्या है लोकल लोगों को जो पता है। वाई इज़ द पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर इम्पोर्टेंट? क्योंकि इट सपोर्ट्स लोकल ओनरशिप ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, तो क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि रिसेंटली पब्लिश्ड बाय द येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉज एंड पॉलिसी, ठीक है। ये जो EPI है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, अभी रिसेंटली क्या है? पब्लिश हुआ है 2024 में। ये व्हाट डज द API मेजर? क्या मेजर करता है API? देखो, ये रैंक करता है 180 कंट्रीज़ को बेस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस। उन्होंने क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग कैसे परफॉर्म किया है, ठीक है। एनवायरमेंटल हेल्थ क्या है उन कंट्रीज़ की, इकोसिस्टम वाइटलिटी कैसी है, यूजिंग 58 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अक्रॉस 11 इशू कैटेगरीज, ठीक है। इतना डिटेल में इतने फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देख लो। मतलब ये क्या करती है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस को देखती है, एनवायरमेंटल हेल्थ को देखती है और इकोसिस्टम वाइटलिटी को देखती है। विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द EPI? तो एस्टोनिया ने लिस्ट को टॉप किया है। इंडिया की रैंक क्या है इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स? इंडिया रैंक्स 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। सोचो, 180 में से हम 176 पोजीशन पे हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में। मतलब
क्लाइमेट चेंज के मामले में हम कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एनवायरनमेंट हेल्थ हमारी बेकार है क्योंकि लेवल ऑफ पोल्यूशन आप देख ही रहे हो, ठीक है, एयर का भी, वाटर का भी, ठीक है ना। ऐसे ही इकोसिस्टम की वाइटलिटी को खतरा है। तो ये सारे उस पे पैरामीटर्स पे हम बिल्कुल कंप्लीटली फेल हो रहे हैं। नेक्स्ट है विच एनवायरमेंटल इशू रिलेटेड टू इंडिया वॉज हाईलाइटेड इन EPI 2024। तो देखो, इंडिया सरपास चाइना इन 2022 एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिटर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में हमने चाइना को भी सरपास कर लिया है, ठीक है, जो कि इसको डिस्कस किया गया था कहाँ पे, EPA, मतलब इसको हाईलाइट किया गया है किसमें, इस इंडेक्स में 2024 में। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, तो नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, गोल्डमैन सोनेफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज इसको इशू करता है, ठीक है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, नेचर के मामले में भी रैंक 176 ही है। व्हाट आर द 4 मार्कर्स यूज्ड इन द NCI एवेल्यूएशन, तो इसमें क्या होता है, लैंड को कैसे मैनेज कर रहे हो आप, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी कितने हैं, कैपेसिटी एंड गवर्नेंस के मामले में फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं आपकी, ठीक है। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स के ये 4 मार्कर्स हैं, लैंड मैनेजमेंट, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, कैपेसिटी एंड गवर्नेंस, फ्यूचर ट्रेंड्स, ठीक है। ये कई बार आ जाते हैं UPSC में, NCI के कौन कौन से मार्कर्स हैं, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कैमल्स एंड कैमेलिड्स के रिगार्डिंग, वाई वॉज 2024 डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। देखो, यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट देयर अनटैप्ड पोटेंशियल। कैसे, तो कहाँ मिलते हैं कैमल्स, कहाँ मिलते हैं, दे आर फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया। 2 मेन टाइप्स क्या हैं कैमल्स के, ड्रोमेड्री अरेबियन कैमल जिसका सिंगल हम्प होता है, और एक होता है बैक्ट्रियन कैमल जिसके 2 हम्प्स होते हैं, ठीक है ना। ये बैक्ट्रियन कैमल होता है। व्हाट आर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैमल्स, डोमेस्टिकेटेड मैमल होता है, हर्बीवोर्स होते हैं, सर्वाइव इन हॉट कंडीशंस, यूज्ड एज ड्रॉट एनिमल्स, ठीक है। तो स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान को क्या है, कैमल, ठीक है। इंडिया के कैमल्स की वो बता रहे हैं इसमें। विच कैमल स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया, तो ड्रोमेड्री कैमल्स जो हैं वो राजस्थान गुजरात दोनों में मिलते हैं। बैक्ट्रियन कैमल्स लद्दाख के नुब्रा वैली में मिलते हैं। तो बैक्ट्रियन कैमल जिसके 2 हम्प्स होते हैं, ड्रोमेड्री जिसके 1 हम्प होता है, ठीक है। यहाँ देखा था ना, सिंगल हम्प और 2 हम्प्स, तो दोनों इंडिया के अंदर मिलते हैं। और दोनों की लोकेशन क्या है, 2 हम्प्स वाले की लद्दाख नुब्रा वैली और 1 हम्प वाले की राजस्थान और गुजरात, ड्रोमेड्री। खराई कैमल्स ये मिलते हैं कच्छ गुजरात में। दीज कैमल्स कैन स्विम लॉन्ग डिस्टेंसेज अप टू 3 किलोमीटर इन द सी टू ईट मैनग्रोव्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खराई कैमल्स, ये UPSC में पहले आ भी चुका है, ठीक है ना। खराई कैमल्स जो हैं वो कच्छ गुजरात में मिलते हैं और दे कैन स्विम लॉन्ग डिस्टेंसेज, ठीक है ना। व्हाट आर सम अदर मेंबर्स ऑफ द कैमेलिड फैमिली, इसमें है आपके लामा, अल्पाका, गुआनाको, विकुना, ठीक है। देख लेना, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रिसेंटली फॉरेस्ट के रिगार्डिंग UN रेड रिसेंटली न्यूज़ में था। क्यों था न्यूज़ में, क्योंकि द UN रेड रिपोर्ट टाइटल्ड रेजिंग एम्बिशन एक्सेलरेटिंग एक्शन टुवार्ड्स एनहांस्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस फॉर फॉरेस्ट, इसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो UN रेड की जो रिपोर्ट है, UN रेड क्या है, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है। तो की फाइंडिंग्स क्या हैं UN रेड रिपोर्ट की, देखो, ओनली 8 आउट ऑफ द टॉप 20 कंट्रीज विद द हाइएस्ट ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन रेट्स हैव क्वांटिफाइड टारगेट्स ऑन फॉरेस्ट इन देयर NDCs, ठीक है ना। सिर्फ 8 कंट्रीज ने इसको क्वांटिफाई किया है। 11 NDCs contain quantified targets for afforestation and deforestation, but mitigating climate change requires reducing deforestation first, ठीक है। तो UN रेड प्रोग्राम है क्या, इट इज़ द फ्लैगशिप UN नॉलेज एंड एडवाइजरी प्रोग्राम ऑन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट फोकसिंग ऑन एडवांसिंग द पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे कि जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किया जा सके, उनके ऊपर फोकस करता है। व्हेन वाज UN रेड लॉन्च्ड, 2008 में लॉन्च हुआ था।
विच यूएन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड टेक्निकल एक्सपर्टीज फॉर यूएन रेड, तो कौन कौन से हैं, FAO, UNDP एंड UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। हाउ मैनी कंट्रीज आर पार्टनर्स इन यूएन रेड, टोटल 65 कंट्रीज हैं, इंडिया इसका पार्ट है इंक्लूडिंग इंडिया। व्हाट इज रेड प्लस, इट इज़ ए फ्रेमवर्क अडॉप्टेड एट COP19 2013 में अंडर द वॉर्सो फ्रेमवर्क फॉर रेड प्लस WFR वाइल्ड, ठीक है ना, ये क्या है, रेड प्लस है। हाउ डज रेड प्लस गो बियॉन्ड डिफॉरेस्टेशन, इट इंक्लूड्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स, ठीक है, तो उसके बियॉन्ड जाता है। रेड सिर्फ डिफॉरेस्टेशन पे फोकस करता है, रेड प्लस क्या है, कंजर्वेशन को भी प्रमोट करता है और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और एनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स का, इन तीनों पे ये फोकस करता है। इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट, ये न्यूज़ में क्यों था, द 19th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट कंक्लूडेड रिसेंटली, ठीक है। व्हाट वर द की टेक अवेज फ्रॉम दिस, द वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक टू अचीव द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स बाय 2030, ठीक है ना। तो ये कहता है जो इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट है, इसके अंदर जो सेशन हुआ था उसमें कहा है कि जो वर्ल्ड है ना, दैट इज ऑफ ट्रैक ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स को अचीव करने से। मेंबर्स रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू द UN स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट। इंडिया हाईलाइटेड ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन पास्ट 10 years थ्रू ए साइंटिफिक अप्रोच टू सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इंडियाज अचीवमेंट क्या है इन फॉरेस्ट कवर, व्हाट आर इंडियाज फॉरेस्ट कवर स्टेटिस्टिक्स एज पर ISFR। देखो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, ट्री कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है बाई 2261 स्क्वायर किलोमीटर, मेकिंग अप टू 24.6% ऑफ इंडियाज टोटल जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना हो गया, 24.62%। हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया है मोर देन 33% ऑफ देयर एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, 17 स्टेट्स हैं ऐसे। व्हेन वाज द UN स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट अडॉप्टेड, 2017 में हुआ था ड्यूरिंग ए स्पेशल सेशन ऑफ द UN फोरम ऑन फॉरेस्ट। हु आर द मेंबर्स ऑफ UNFF, all UN member states including India. How many global forest goals are part of the UN strategic plan for forest, तो 6 goals हैं with 26 associated targets to be achieved by 2030. What is the target for increasing forest area under the UN strategic plan, increase global forest area by 3%, that is 120 million hectares, कब तक, 2030 तक। What is the flagship UN report on forest, इसमें ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट आती है, ठीक है। इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट एस्टेब्लिश्ड, 2000 में एस्टेब्लिश किया था एज ए सक्सेसर टू इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट एंड इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट, ठीक है ना। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IAF, प्रमोट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट फॉर ग्लोबल फॉरेस्ट कंजर्वेशन। 5 कंपोनेंट्स ऑफ IAF कौन कौन से हैं इंटरनेशनल अरेंजमेंट फॉरेस्ट के, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट एस्टेब्लिश्ड इन 2000, कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट, ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटेशन नेटवर्क, UN ट्रस्ट फंड, UNFF सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो ये सब क्या है, 5 कंपोनेंट्स हैं इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट के। व्हाट इज द कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट, एन इनोवेटिव वॉलंटरी इंटर एजेंसी पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट विद 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग IUCN, साइट्स, FAO, ठीक है। वाई वॉज इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस इन न्यूज़, देखो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ए रिपोर्ट जिसका टाइटल था इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस, जो कि एक क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ट्रेंड्स, ड्रॉबैक्स एंड न्यू अप्रोचेस, ठीक है। तो ये रिपोर्ट रिलीज़ की थी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने। वाई इज़ द IFG रिपोर्ट सिग्निफिकेंट, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट ग्लोबल सिंथेसिस रिपोर्ट ऑन IFG सिंस 2010। ये समराइज करती है की ग्लोबल डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट गवर्नेंस सिंस 2010। इन विच बैकड्रॉप वॉज द IFG रिपोर्ट रिलीज्ड, इट वॉज रिलीज्ड ड्यूरिंग द 19th सेशन ऑफ द UN फोरम ऑन फॉरेस्ट, ठीक है। वॉट डज इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस इंक्लूड, पॉलिसी, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स फॉर इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग ऑन फॉरेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी रिलेवेंट लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे और भी वीडियोस लाने का। सारे जितने भी PD 365 हैं वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही करवाऊंगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इससे रिटेंशन एकदम अलग लेवल का हो जाएगा आपका, ठीक है, जब आप क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।